इवनिंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग जानने के पहले बहुत सारी चीजों को हमें समझना होगा कि बच्चों, आप लोग क्लास 8 तक जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं बच्चों वो हमारा भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ था। परंतु जैसे ही आप कक्षा 9 में आए हैं, अब आपका सामना जो है वो विश्व इतिहास से हो रहा है। पहले चैप्टर में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में हम लोग नाजिज्म और हिटलर के बारे में बात करेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम लोगों का क्लास बढ़ते जाएगा, हम लोग इंडिया के साथ साथ हम लोग विश्व के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा फ्रांसीसी क्रांति। और हम लोग भली भांति इस चीज को समझते हैं कि क्रांति जो होती है बच्चों किसी एक दिन का कोई घटना नहीं होती है। आपने कक्षा 8 में भी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग इस चीज को समझते होंगे कि जब 1857 की क्रांति भारतवर्ष में हुई थी तो वह कोई एक घटना की वजह से नहीं, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे असंतोष एवं आक्रोश का परिणाम था वो 1857 की क्रांति। ठीक उसी प्रकार से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ईस्वी में यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में जब होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। हमें सबसे पहले उन कारणों को ढूंढना होगा, हमें उनकी गहराई के तह तक जाने की आवश्यकता है, तब जाके हम कहीं इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में फ्रांस में क्रांति होती है और उससे उस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या निकलकर सामने आता है। जैसा कि बच्चों आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि जब समुद्र मंथन होता है तो उससे अमृत निकला था, है ना। देवताओं के द्वारा और राक्षसों के द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया था तो उससे अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो जब इतनी बड़ी क्रांति हुई है फ्रांस में, तो उससे भी कुछ अमृत और कुछ विष तो जरूर निकला होगा, उसका भी तो कुछ परिणाम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आए होंगे। तो इन सभी तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट के बाद स्किप करते हैं। नहीं, वीडियो की हो सकता है कि शुरुआत में जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट हो, मध्य में भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हो और अंत में भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हो। सामान्यतः बच्चे इतिहास को अरुचिकर विषय के रूप में लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इतिहास को आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जिससे हर एक बच्चा जो है वो इतिहास को पूरे मन लगाकर पढ़ने की शुरू कर देंगे, है ना। ऐसा मेरा प्रयास है और देखता हूं मैं कितना इन चीजों में सफल हो पाता हूं। तो आप क्लास 9 की जब पहली पुस्तक इतिहास की निकाल रहे होंगे तो उसके पहले ही चैप्टर में आप लोग पहले ही पेज में देख पा रहे होंगे कि बास्तिल के किले का डिस्ट्रक्शन की बात वहां पे की गई है, बास्तिल के किले का पतन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझने की आवश्यकता होगी कि आखिर बास्तिल का किला क्या था। बास्तिल का किला आखिर क्या था, क्योंकि अभी तक आप भारत के दुनिया में रहे हो, वर्ल्ड की दुनिया से आप रूबरू नहीं हुए हैं। तो अब आपको बास्तिल का किला क्या है इसके बारे में तो आपको पता नहीं है।
तो सबसे पहले मैं आपको बास्तिल के किले के बारे में समझाता हूँ, है ना। तो देखिए बच्चों, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखोगे। बास्तिल पेरिस से कुछ दूरी स्थित एक छोटा सा किला था, यानी कि बास्तिल जो था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा सा किला था, है ना। और वो निरंकुशता और निर्दयता का प्रतीक था। निरंकुशता और निर्दयता का प्रतीक था। अब यहाँ पर बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर निरंकुशता निर्दयता किस प्रकार से। तो बच्चों, आपको यहाँ समझना होगा कि फ्रांस में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र था, ठीक है। और फ्रांस में जिस समय 1789 ईस्वी में क्रांति होती है, उस समय वहां पे बूब्रो राजवंश का शासन रहता है, ठीक है। जिस समय फ्रांस में क्रांति होती है, उस समय फ्रांस में किस डायनेस्टी का शासन रहता है बच्चों? तो लुई 16 का शासन रहता है, यानी कि लुई 16 वहां का राजा रहता है। और वो किस राजवंश से संबंधित रहता है? तो बूब्रो राजवंश, ठीक है, बूब्रो राजवंश। और वह बहुत ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक है। समझ गए ना। मैं आगे के स्लाइड्स में आपको ये सारे चीज बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। बस अभी आप समझिए कि बास्तिल जो है वो फ्रांस के पेरिस से कुछ दूरी पर स्थित एक किला है। वह निरंकुशता और निर्दयता का सेंटर पॉइंट है ना। और इस किले में बच्चों सामान्यता जो है वो किनको रखा जाता है? तो राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। मतलब कि जो राजा के खिलाफ जाता था, लुई 16 के अगेंस्ट गया, उन सबों को कैद करके इसी बास्तिल के किले में रखा जाता था। कि जैसा कि आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, ये बास्तिल का किला है ना। और यहाँ पे हथियारों का विशाल जमावड़ा होता था, यानी यहाँ पे स्टॉक्स, जो हथियारों का, अस्त्र शस्त्र का काफी भंडार था, है ना। और इस किले का जो गवर्नर था वो द लॉने था, ठीक है। इस किले का जो गवर्नर था, जो केयर टेकर था, है ना, चीफ, वो कौन थे? द लाने। ओके। तो आई होप आपको बास्तिल के किले के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। किताब में बहुत चीजें नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरी परिघटना को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे होगा कि बास्तिल का पतन, कि किन परिस्थितियों में बास्तिल का पतन होता है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग को, है ना। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस का जो शहर है, पेरिस शहर में पूरा ही मतलब चाओस एंड कंफ्यूजन की कंडीशन है, अव्यवस्था की स्थिति है। लोग जो है वो लुई 16 के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ जो है वो वहां पे विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकार से वे खुश नहीं हैं। और इसी बीच वहां पे क्या होती है, उनके बीच में एक र्यूमर फैल जाती है, एक अफवाह फैल जाता है कि राजा जो है लुई 16 जो है वो सेना को बुला रहा है, यानी आर्मी को कॉल कर रही है, और आर्मी हम लोगों के ऊपर ओपन फायर करने वाला है, मतलब अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाली, ये अफवाह होती है। और मैं आपको बतला दूं कि बच्चों की अफवाह जो होता है, अफवाह बहुत खतरनाक चीज होती है। और खास करके जब अब अफवाह भीड़ में जब फैल जाती है, तो लोगों की बौद्धिक क्षमता जो होती है वो समझिए कि समाप्त हो जाती है। लोग सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि वे क्या सही बात है, क्या गलत बात है। लोग उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। एक बार र्यूमर एक जगह से फैला तो वो फैलता ही चला जाता है। और ऐसा ही र्यूमर फैल जाता है बच्चों कि लुई 16 जो है वो आर्मी को कॉल करने वाली है, और आर्मी हम लोगों के ऊपर फायरिंग करने वाली है। तो क्राउड जो थी वो ऐसा तो नहीं ना कहेगी कि आओ भैया मुझे मार ही लो गोली, है ना। इन लोग तो ऐसे भी राजा से आक्रोशित थे, राजा से गुस्से में थे। और इन लोगों को ऐसा खबर मिल जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई कि जो वहां आस पास के, है ना, जो सरकारी भवन है उनको निशाना बनाने लगते। इन लोग भी आक्रोशित होकर तोड़ फोड़ करने के लिए शुरू कर देते हैं, और हथियार की तलाश करने लगते हैं कि जब आएगा तो बेटा तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम भी शांति से बैठने वाले नहीं है। इसी मार
तोड़ फोड़ मार काट के ही दौरान जो है वो लोगों का हुजूम जो है ना वो बास्तिल के किले की ओर बढ़ने के लिए शुरू हो जाती है, यानी मार्च करने के लिए शुरू कर देती है। मैंने बताया है कि बास्तिल कहाँ है, बास्तिल में क्या था, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि बास्तिल में क्या था कि बहुत ज्यादा हथियार रखे जाते थे। तो इन लोगों को पता था कि चल भैया हथियार चाहिए तो चल कहाँ लूटेंगे, बास्तिल के किले में, है ना। और ऐसे भी वो निरंकुशता और निर्दयता का प्रतीक था, है ना। तो वो पहले से लोग उससे उस जगह से नफरत करते थे और उनको हथियार मिलने की वहां पे संभावना थी। इस वजह से लोग जो है वहां पे मार्च कर जाते हैं, है ना, कहाँ पे, बास्तिल के किले की ओर। अब पहुंच गए तो जब पहुंच गए तो दे दनादन शुरू हो गया। फिर सोचना क्या था कि 5 घंटे तक बच्चों मार काट धूम धड़ाका खूब गोलीबारी चलती है। और उस मार काट में जो वहां का गवर्नर रहता है, वहां का जो केयर टेकर रहता है ना, दी वो मारा जाता है ना। वहां का जो गवर्नर जो रहता है, दिलाने जो रहता है, वो मारा जाता है। और जितने भी कैदी वहां पे बंद रहते हैं उन सभी कैदियों को मुक्त करा लिया जाता है बच्चों, है ना। और जितना हथियार लूटना था लूट लिए और किले को पूरी ऐसी की तैसी करके चल देते हैं, यानी पूरे किले को वे लोग ध्वस्त करके चल देते हैं। कि और क्योंकि नफरत करते थे बच्चों, है ना। ये सारा चीज मैंने यहाँ पे आपको वर्णन कर दिया हूँ कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी के सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। एक और जहां जनता विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहीं उनमें अफवाह फैल रही थी कि राजा भीड़ पर गोली चलाने के लिए सेना को बुला रही है ना। तो जिस वजह से उपस्थित जनता में जो है वो आक्रोश की भावना जाग जाती है ना। और वे लोग कहाँ क्या करने लगते हैं, तो आसपास के बिल्डिंग्स वगैरह सरकारी भवन को निशाना बनाने लग जाती है। और अंत में आक्रोशित भीड़ जो है वो शहर के पूर्वी भाग में जो बास्तिल के किले रहती है उधर मार्च कर जाती है। 5 घंटे तक जबरदस्त संघर्ष चलता है और किले का गवर्नर जो है दी वो मारा जाता है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, दिलाने जो है वो मारा जाता है और किले में बंद राजनीतिक कैदियों को क्या कर लिया जाता है, छुड़ा लिया जाता है। तो ये है बास्तिल के किले का पतन। और आपको मैं बता दूं कि ये बास्तिल के किले का पतन कितना इंपॉर्टेंट है कि आज बास्तिल के किला को जिस दिन ध्वस्त किया गया था 14 जुलाई को, आज वो उसका क्या एक फ्रांस के इतिहास में राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये डेट इतिहास फ्रांस के इतिहास में कितना मायने रखता है, ठीक है ना। और जब आइए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों की। जब ये बास्तिल के किले का जब ध्वस्त कर दिया गया, बास्तिल के किले को तोड़ फोड़ कर दिया गया, और उसके बाद जब लुई 16 जो है अपने मंत्री से पूछता है कि क्या ये विद्रोह है, मतलब कि जो पेरिस में हुआ, जो बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया, तो क्या राजा के भी मन में अब कहीं ना कहीं भय आ रहा है, डर आ रहा है, क्योंकि पहली बार फ्रांस की जनता ने क्या किया था, बगावत किया था। तो उसने अपने मंत्री से पूछा था कि क्या ये विद्रोह है। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब ये विद्रोह नहीं, क्रांति है, क्रांति, सुधर जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि भागना पड़ेगा फ्रांस छोड़कर, है ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा बच्चों कि आखिर फ्रांस की क्रांति के पीछे आखिर वजह क्या थी, आखिर पेरिस में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसके पीछे कारण क्या था, आखिर किन वजहों से लोग बास्तिल के किले को ध्वस्त किया, है ना। तो इसके पीछे आपको समझना होगा कि फ्रांस की वास्तविक स्थिति 1789 में कैसी थी, आखिर कैसी परिस्थिति वहां की थी, है ना। तो यहाँ पे मैंने बतलाने की कोशिश किया हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण तो राजा के अधिकार, राजा की विलासिता, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, बजट का अभाव और दोषपूर्ण कर्ण प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में बात करेंगे। और अभी मैं 2-4 टॉपिक्स पे अभी बात भी करूंगा, है ना बच्चों। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 3 पिक्चर देख रहे होंगे, यही 3 महान हस्ती है जिनके वजह से फ्रांस में वो इतनी बड़ी क्रांति होती है, 1789 की क्रांति होती है। सबसे पहला जहां पे आप देख रहे होंगे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, लेजर से, ये आपका लुई 14 है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है वो कौन है, लुई 14 है, लुई 14वां है,
ठीक है। और ये जो व्यक्ति हैं वो लुई 15 है, और ये महान लुई 16 है जिनके समय में क्रांति फ्रांस में हुई। लेकिन क्रांति, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दिन की वजह से नहीं होती, किसी एक दिन की घटना से इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती है। क्रांति का बीज जो है ना वो लुई 14 के समय ही बो दिया गया। लुई 15 के समय वो मतलब क्रांति का बीज जो है वो लुई 14 के समय बोया गया। लुई 15 के समय वो पौधा जो है वो बड़ा हुआ, और लुई 16 के समय तो वो समझिए कि एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और बगावत शुरू होती है। तो क्या क्या कारण है, इन सारी कारणों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजा के क्या वहां पे अधिकार थे। तो देखोगे, ये यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हूँ, आप लोग यहाँ ये समझ जाओगे कि ये है क्या। एक्चुअली में ये स्टेटस जनरल का हॉल है, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। देखिए, फ्रांस में क्रांति के पूर्व यानी 1789 तक जो वहां पे शासन व्यवस्था रहती है वो कैसी शासन व्यवस्था रहती है, राजतंत्र। देखिए, मैंने यहाँ लिखने की भी कोशिश किया हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व से ही फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब वो ऑल इन वन है, जो वो चाहेगा वही होगा, उसके आगे कोई नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है बच्चे, ठीक है। राज्य की समस्त शक्तियों का उपयोग करता था, मतलब जितने भी पावर है वो सारा सेंट्रलाइज वन हैंड में रहता है, एक हाथों में वो पावर रहती है। और वो पावर किसके हाथों में है, तो लुई 16 के हाथों में है ना। लुई 16 का मानना था कि मैं जो कहता हूं वही कानून है, यानी लुई 16 का कहना था कि मैं जो कह दिया वही कानून है। I am the state and my words are laws, मतलब मैं ही राज्य हूं और जो मैं कह दिया वो कानून है। आप समझ सकते हो कि एक इंसान यदि कुछ भी कहे, हर वक्त जो कहे वही सही है क्या? एक इंसान कभी हर वक्त सही हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। वही मैंने कहा कि मैं जो कहता हूं वही कानून है, अर्थात मेरा कथन ही कानून है। राजा ही कानून बनाता, वही कर लगाता, खर्च भी अपनी इच्छा अनुसार करता, और युद्ध की घोषणा और अपनी स्वेच्छा से ही अन्य राष्ट्रों के साथ संधि करता। मतलब तमाम जितने भी कार्य होते थे सब वो अकेले डिसीजन लिया करता था कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना टैक्स बढ़ाना है, किस राष्ट्र के साथ हमें समझौता करना है ना। इन तमाम मुद्दों पर अकेला फैसला लेने वाला कौन इंसान होता था, तो राजा होता था, यानी कि लुई 16 होता था, है ना। यद्यपि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में दो संस्थाएं थी। तो कहोगे कि सर वाकई में फ्रांस में राजा को ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था क्या? था बच्चों, लेकिन वो कंट्रोल जो थे वो दो थे, और वो दोनों नाम मात्र के थे। पहला जो था वो स्टेटस जनरल था, और दूसरा पार्लियामेंट था। स्टेटस जनरल, आगे आप पढ़ोगे, स्टेटस जनरल में तीनों स्टेट्स के डेलीगेट्स होते थे, तीनों स्टेट से प्रतिनिधि होते थे, प्रथम स्टेट से भी, द्वितीय स्टेट से भी और तृतीय स्टेट से भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विडंबना थी कि ये स्टेटस जनरल राजा को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसकी मीटिंग बुलाई जाए तब तो। स्टेटस जनरल की मीटिंग जो है वो 1614 के बाद कभी भी बुलाया ही नहीं गया था, टिल बिफोर क्रांति। यानी क्रांति के ठीक पहले एक बार बुलाई गई, और 1614 के बाद से कभी भी फ्रांस में स्टेटस जनरल का मीटिंग कॉल ही नहीं किया गया। यानी स्टेटस जनरल था, लेकिन उसके मीटिंग कब होंगे नहीं होंगे इसका सारा डिसीजन जो है वो किसके द्वारा तय होता था, राजा के द्वारा। यानी राजा मीटिंग कॉल करे तभी, और वो मीटिंग इसी हॉल में होते थे। ये स्टेटस जनरल का हॉल है बच्चों, ठीक है। मैं बहुत क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी संस्था जो थी वो पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट को आप समझ सकते हो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जैसा, समझ गए। यही सारी चीजों में बताऊं कि फ्रांस में दो संस्थाएं थी, एक स्टेटस जनरल और दूसरा पार्लियामेंट, ठीक है। आप पढ़ लोगे इसको। अब देखिए, मैं बात करने जाऊं राजा की विलासिता। क्या शान शौकत है भैया, है ना। ये जो फोटोज आप देख ले रहे हो बच्चों, मन में इच्छा जगेगी कि काश मैं भी लुई 16 होता,
है ना। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो बच्चे, ये है लुईस 16 का पैलेस, लुईस 16 का वो आलीशान महल जो वर्साई में था, ठीक है, और जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ ऐसो आराम की जिंदगी जिया करता था, है ना। और भाई जिएगा कि मैंने राजा था। देखिए मैं बतलाने की इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं पहले भी बताया बच्चों कि फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, लेकिन राजा जो था वो पेरिस में नहीं रहता था, वो वहां से 12 मील की दूरी पर एक सिटी डेवलप किया था, वर्साई। इतिहास में आपको इस नाम से बहुत बार वाकिफ होना पड़ेगा। तो उसी वर्साई में उसने एक भव्य महल बनाया था। उसके कुछ फोटोज आप देख के संतोष कर लो बच्चे। ये आपका उसका पैलेस का कुछ सीनरी को मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश किया हूँ, है ना। वर्साई के भव्य महल में रहा करता था, जिसमें शान शौकत के नाम पर, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसो आराम के नाम पर पैसे ना ऐसे बरसाए जाते थे, इस तरह से पैसों को लुटाया जाता था। उस पैलेस में आप आवश्यकता की जो भी वस्तु सोच सकते हो, जो भी भोग विलास की चीजें सोच सकते हो, वो सारी चीज अवेलेबल थे उस जमाने में। आज के जमाने में 1789 की मैं बात कर रहा हूँ। सैकड़ों कमरे थे, गिरजाघर थे, नाट्यशाला, डांसिंग हॉल, फव्वारे, फाउंटेन, मतलब तमाम चीजें ऐसो आराम की चीजें थी। राजा और उसकी पत्नी मेरी एंटवाइनेट, नाम बहुत सीधा है बच्चों, मेरी एंटवाइनेट, मेरी नहीं, मेरी एंटवाइनेट, है ना। और वो उसके साथ उस पैलेस में भोग विलास में डूबा रहता था। महारानी भी कम नहीं थी, मेरी एंटवाइनेट जो थी ना वो भी कम नहीं थी। मैडम जो थी ना वो सप्ताह में 4 पेयर सैंडल्स चेंज किया करती थी। जिन कपड़ों को एक बार पहन लेती थी दोबारा नहीं पहनना है। उनके महल में बच्चों चांदी के दीप में दिए जलाए जाते थे, और जिन दीपों में एक बार, जो दीपक एक बार जल गया उसको दोबारा नहीं जलाया जाता था। उस महल में रहने वाले जो सैकड़ों नौकर नौकरानियां होती थी ना, वो उस दिए को बेचकर लाख, समझो, माला माल हो जाते थे। कहोगे कि इसमें गलत क्या है, और सही बात है कि इसमें गलत क्या है। राजा है भाई, फ्रांस का राजा है, वो ऐसो आराम करने का उसका हक है, उसका अधिकार है, बेशक अधिकार है बच्चों। लेकिन किस परिस्थिति में, जब देश की जनता भी उसी ऐसो आराम से यदि जी रही होती तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि फ्रांस की जनता जो थी वो एक एक पावरोटी के लिए तरस रही थी, और राजा और रानी जो थी वो वर्साई के इस पैलेस में भोग विलास में डूबे हुए थे। तो कहीं से भी ये सुटेबल नहीं था, क्योंकि एक सच्चा राजा के लिए उसकी प्रजा जो होती है वो संतान की समान होती है, और यदि संतान भूखा हो, संतान दुख में हो, तो पिता को भी ये हक और ये अधिकार नहीं बनता है कि वो ऐसो आराम की जिंदगी जिए, भोग विलास की दुनिया में वो डूबा रहे। यही सारी घटनाओं की वजह से फ्रांस के जनताओं में आक्रोश की भावना जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बलवती होती जाती है, और वो 1789 में वो बगावत के रूप में उभर कर सामने आती है, और वो क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। समझ गए बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो काफी पसंद आया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो बच्चों फटाफट लाइक बटन को दबा देना, और सब्सक्राइब यदि हमारे चैनल को अभी तक नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं अगले पार्ट में आपके साथ, इसी तरह से फ्रांस की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय।